हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो अभी हम डील कर रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा, और लीनियर अलजेब्रा के इस पड़ाव में हम बात कर रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स के आज पूरे के पूरे इस लेसन प्लान में, ऑल्दो आपने 11th में डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालना सीख लिया है, बट उस चीजों को मैं रिकॉल करूंगा और यहां मेरा बेसिक फोकस होगा कुछ नहीं तो जितने भी डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज पॉसिबल हैं वो सब के सब मैं क्या करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। मोर ओवर वो एक सिस्टमेटिक फॉर्म में आपकी कॉपी में जाएगा, पहली चीज। दूसरा, आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फ्रीक्वेंटली यूज करने को मिलता है, या तो आपके मैथमेटिक्स के पार्ट में या फिर आगे जाएंगे कंट्रोल सिस्टम के कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी वाले पार्ट में। तो 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का मैं एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, जिससे आपका कैलकुलेशन जल्दी भी होगा और चांसेस ऑफ एरर बिकम्स मिनिमल। ठीक है, तो चलिए ज्यादा लेट किए बिना अपन स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि आज के बाद से डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स या किसी एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तभी ही पॉसिबल है अगर वो क्या हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो यहां एक चीज ध्यान देना, आप लिखो तो मेरे हिसाब से इस चीज को आप सीधे सीधे कॉपी कर सकते हो कि क्या है, डिटरमिनेंट एग्जिस्ट। इसका मतलब किसी एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता है, ये तभी करेगा जब ए क्या हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, या फिर अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तब उसका डिटरमिनेंट डेफिनेटली निकाल ही पाएंगे। और आई कैन से द वाइस वर्सा इज ट्रू। इफ मॉड ऑफ ए एग्जिस्ट दैट मींस द ए इज गोना बी स्क्वायर मैट्रिक्स, और इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स डेफिनेटली इट्स मॉडुला विल एग्जिस्ट। ठीक है, तो पहला अगर पॉइंट चाहो तो आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हो, और मैं ये जरूर बोलूंगा कि जितना भी मैंने लिस्टिंग किया है लास्ट में उसको कॉपी में सिस्टमेटिकली लिखना। तो अपन पहला पॉइंट लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट इज पॉसिबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जितने भी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उसके बारे में आप सोचना भी नहीं, ये केवल पॉसिबल है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो ये ध्यान देना, इन फ्यूचर आप जितने भी ऑपरेशंस जहां आपको डिटरमिनेंट निकालना है, जैसे आप आगे जाके जब आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो आपका एक मैट्रिक्स होगा, आप उसको माइनस टाइम्स ऑफ लैम्डा आई से क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर आप आइगन वैल्यूज भी निकाल रहे हैं उसमें डिटरमिनेंट का कंसेप्ट इन्वॉल्व है। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि कायदे से वो पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो स्क्वायर इन नेचर ही होना चाहिए या स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। चलो कीप असाइड फॉर द टाइम बीइंग, मैं ये मान के चलूंगा डिटरमिनेंट इज पॉसिबल ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए अगर मैं बात करता हूं दूसरा, मैं आप कुछ एग्जांपल से डिटरमिनेंट निकालने का आपको तरीका सिखाता हूं जो पुराने प्रीवियस प्रॉब्लम्स का रिकॉल होगा। बाय द वे, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 1 3 और एक क्या है 4, एंड लेट्स कॉल इट दिस इज व्हाट नथिंग बाय माय मैट्रिक्स ए, और अगर प्रॉब्लम में पूछा है फाइंड मॉड ऑफ ए, या फिर मैं ये बोलता हूं द मॉड इज नथिंग बट द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, आप इसको लिखेंगे नाउ इंस्टेड हैविंग अ रेक्टेंगुलर अरे, नाउ यू विल बी हैविंग अ पैरेलल अरे, एंड हियर द सेम स्ट्रक्चर विल बी अरेंज्ड। एंड आफ्टर दैट सबको पता होगा डिटरमिनेंट अपन निकालते कैसे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक द फॉरवर्ड डायरेक्टेड एलिमेंट्स या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, सो इट्स गोना बी 2 into 4, that becomes 8, and thereafter we will be talking about the backward directed diagonal। ये कितना होगा, 1 into 3 is gonna be minus times of 1 into 3, so easily we'll be able to get is gonna be 6, and thereafter 1 into 3 that's nothing but 3, put together it's gonna be 3। तो वैसे 2x2 मैट्रिक्स से ही जनरली गेट में आपको डील करने का मौका मिलेगा, बट कई बार प्रॉब्लम अब मैं देख रहा हूं कि 3x3 से भी डील करने का मिल रहा है। तो आपको एक फेयर सा आइडिया होना चाहिए कि 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या होगा। क्योंकि आप जैसे अपने साइन मेथड यूज किया वहां से निकालने से कई बार तकलीफ देखने को मिली है। चलिए एक प्रॉब्लम मैं आपको ट्राई कराता हूं, और वो है प्रॉब्लम लाइक 1 2 3 1 2 1 2 1 2। ये फिर से है आपका मैट्रिक्स ए, और मुझे फाइंड करना है इसका डिटरमिनेंट। यार एक चीज ध्यान देना, एक तो कन्वेंशनल साइन मेथड है जो मैं इसके बाद बता रहा हूं, लेकिन मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपके चांसेस ऑफ एक्यूरेसी डेफिनेटली टेंस टू इन्फिनिटी होगी, टेंस टू 100% होगी। मोर ओवर टाइम जो लगने जा रहा है इसका डिटरमिनेंट निकालने में, दैट्स गोना बी वेरी स्मॉल इन नेचर। तो अब मैं इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेता हूं। शॉर्ट ट्रिक देखिए करना क्या है आपको,
सबसे पहले पूरे के पूरे मैट्रिक्स को हूबहू आपको यहां क्या करना है, उतारना है। इट्स गोना बी 1 1 2 2 2 1, thereafter 3 1 and thereafter what, it's 2। और उसके बाद आपके स्टार्टिंग के दो कॉलम्स को फिर से रिपीट करना है। सो हियर द एलिमेंट्स आर गोना बी 1 1 2 2 2 1। अब यहां से आपको फाइंड करना है फॉरवर्ड डायरेक्टेड डायगोनल एलिमेंट्स विच इज हैविंग मिनिमम, और मिनिमम तो क्या बोलूं, विच इज हैविंग 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो फिर से मैं बोलूंगा डिटेक्ट फॉरवर्ड अलाइंड, डिटेक्ट द फॉरवर्ड अलाइंड डायगोनल हैविंग 3 एलिमेंट्स and get their sum। तो अगर बाय द वे आप फॉरवर्ड डायरेक्टेड अगर क्या देखेंगे, डायगोनल्स देखेंगे जिसके पास 3 एलिमेंट हो, तो पहला डायगोनल आएगा कुछ ऐसा। ये नहीं आएगा क्यों, बिकॉज ओनली 2 एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व हो देयर। तो ये होगा 1 2 2, देयर आफ्टर इट कुड बी 2 1 2 एंड देयर आफ्टर एट लास्ट इट कुड बी 3 1 1। तो चलिए मार्क करता हूं मैं इसको। इज गोना बी 1 into 2 into 2, thereafter it gets added with 2 into 1 into 2, thereafter again it's getted with 3 into 1 into 1। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। it becomes 4 plus it becomes 4 again, and here it becomes 3। put together how much it is, 11। I may call it the sum of 1 when I have taken determinant of forward aligned diagonal। अब यही पूरे के पूरे किसको, मैट्रिक्स का अब मेरे को क्या करना है, बैकवर्ड अलाइन डायगोनल हैविंग द 3 एलिमेंट्स का सम लेना है। चाहो तो अब मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं फॉर द बेटर क्लैरिटी। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं। 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2, just a minute, 1 2 3 1 2 3, just a minute, here it's gonna be again the same matrix I'm going to repeat, 1 2 1 2 2 1। so it's gonna be 2 1 2 2 1, that's fine, 1 2 1 1 2, that's fine, 1 2 3 1 2, that's also fine। तो अगर आप मार्क नहीं करते ना इसको, तो सीरियसली अगर आपको देखना आ जाएगा तो आप इसको मार्क कर सकते हैं, और यही मैट्रिक्स आप बैकवर्ड अलाइन डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन और उनका एडिशन भी ले सकते हैं। चलिए अब बैकवर्ड के बारे में बात करेंगे, जिसमें क्या होना चाहिए, 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। नो यू कांट टेक दैट। तो पहला स्ट्रक्चर आएगा ये, ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर आएगा ये, ठीक है, और तीसरा स्ट्रक्चर आएगा ये। तो इनका रिस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन होगा और उनके बाद क्या होने जा रहा है, एडिशन होने जा रहा है। चलिए कर लेते हैं। 3 into 2 into 2 प्लस हियर इज गोना बी 1 into 1 into 1 प्लस 2 into 1 into 2, ठीक है। चलिए अब इनका क्या करेंगे, तो यहां आप लिखना चाहो तो लिख लेंगे, डिटरमाइन द फॉरवर्ड की जगह में बैकवर्ड अलाइंड डायगोनल हैविंग द 3 एलिमेंट्स। तो यहां केवल पूरे स्टेटमेंट में एक चेंज आएगा, एफ ए के जगह में होगा बी ए। चलिए मार्क करते हैं। सो इज गोना बी 3 into 2 दैट्स 6, 6 into 2 दैट्स 12, 12 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। तो यहां से वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 17। आपने मान लिया इसको सम 1 और सम फॉरवर्ड, और इसको मान लिया आपने सम बैकवर्ड, और आपका जो रिजल्ट आने जा रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट यूज्ड टू बी सम ऑफ फॉरवर्ड अलाइंड डायगोनल्स माइनस ऑफ बैकवर्ड, एंड हियर इज गोना बी 11 minus 17 which is equals to of -6। तो आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, यहां बहुत ज्यादा जैसे आप साइन कन्वेंशन से इसका पूरा का पूरा अगर मॉड निकालेंगे तो ये कंफ्यूजन होता है कि सर इसके साथ प्लस ले माइनस ले, एंड over the period of time you will get to know how many times the what minor determinant you have to take। अगर by the way आप साइन मेथड से करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, जब यहां पहुंचेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, जब यहां पहुंचेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, बट एनीवेज देयर चांसेस बिकम्स टू डिफिकल्ट, और वहां एरर के चांसेस भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो आई थिंक दिस मेथड इज द सुपीरियर मेथड वंस यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। करना क्या है, पूरे के पूरे मैट्रिक्स को हूबहू लिखो, उसके बाद स्टार्टिंग के 2 कॉलम को फिर से रिपीट करो। आइदर यू आर कैलकुलेटिंग द फॉरवर्ड अलाइन डायगोनल और या फिर बैकवर्ड अलाइन डायगोनल, और इसमें आपको क्या करने हैं,
ऐसे डायगोनल्स लेने हैं जिसमें 3 एलिमेंट्स हो। तो ये डायगोनल आएगा ये, तो पहले मैट्रिक्स में आपके पास 3 डायगोनल एलिमेंट आएंगे इन फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड अलाइन डायगोनल, एंड सिमिलरली बैकवर्ड अलाइन डायगोनल में भी आपके 3 एलिमेंट्स आएंगे। सो यू हैव टू गेट एस ऑफ एफ एंड यू हैव टू गेस एस ऑफ बी, एंड एट लास्ट यू हैव टू सब्सट्रैक्ट देम अप एंड यू विल बी गेटिंग -6। यू विल बी गेटिंग -6। इज इट पार्ट क्लियर? आप चाहो तो इसका मैं क्या कर सकता था, कन्वेंशनल मेथड से भी कैलकुलेशन कर सकता था। चलिए अगर मैं मार्क करता हूं तो ये तो शॉर्ट ट्रिक हुआ, और मेरे हिसाब से इसी से ही कैलकुलेशन करो। कल के दिन 3x3 मैट्रिक्स आया, आंख बंद कर लो, कैलकुलेशन यहीं से करो, ठीक है। अगर मैं कन्वेंशनल मेथड से करूं, कन्वेंशनल मेथड से, तो देखो कन्वेंशनल मेथड ये बोलता है आप इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स में से कोई सा भी रो और कोई सा भी एक कॉलम सिलेक्ट करो, इट्स अप टू यू। तो आप इसमें से कोई सा भी रो या कोई सा भी कॉलम अगर सिलेक्ट करोगे तो दिमाग में एक चीज क्लियर रखना, कोई सा भी रो या कॉलम आप सिलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो। उससे फायदा क्या होने जा रहा है, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं तो एफर्ट ऑफ कैलकुलेशन इज गोना बी मिनिमाइज। मैं फिर से रिपीट करूंगा, कन्वेंशनल अगर तरीके से अगर आपको डिटरमिनेंट 3x3 या किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो आप उसमें से कोई सा भी एक रो और कॉलम क्या कर लें, एक्सट्रैक्ट कर लें जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं। यहां तो जीरो है ही नहीं, मैंने एक कोई सा भी क्या किया, चलो पहला रो मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया। पहला रो अगर सिलेक्ट किया, पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट है 1। तो आप अगर 1 पे खड़े हैं तो पूरा का पूरा रो, पूरा का पूरा डिटरमिनेंट लीव करें तो आपके पास एक माइनर आएगा 2 1 और 1 2 का, ये आएगा 2 1 एंड 1 2 का, ठीक है। तो आपने पहला रो सिलेक्ट कर लिया था, तो अब इसका दूसरा एलिमेंट देखेंगे 2 जो है वो माइनस लोकेशन पे है। किस खुशी में माइनस लोकेशन पे है, क्यों? बिकॉज द नंबर ऑफ रोथ एट विच इट इज प्लेस्ड इज गोना बी 1 एंड द नंबर ऑफ कॉलम एट विच इट इज गेटिंग प्लेस्ड विच इज गोना बी 2। 1 + 2 which is 3, which is odd in nature, hence I will be using -2। and again if you are standing over this point, definitely you have to leave this 1 2 1 2 1 2 1 2, thereafter +3 and once we take +3, and why I'm taking +3 because this is placed at first row third column, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका जो क्या होगा, लोकेशन साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। and thereafter 1 2 2 1 1 2 2 1, see, so 1 will get multiplied with how much it is, 2 2 ja 4 minus of 1 -2, and here is gonna be 2 1 ja 2 2 minus 2 1 ja 2, that's a 2 plus of 3, and here 1 1 ja 1 minus of 4 we had to get the result out of it. See what it is, 4 minus 1, that's a 3 into 1, that's simply 3. Agreed? What about here, it becomes 0 into 2, that's a 0, 3, and here is gonna be -3. So here is gonna be 3 minus of 9 put together, how much it is, -6. We have got it the same value. तो लेकिन आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, यहां आप जब इसको पूरे के पूरे प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे होगे ना, तो हमेशा ये -6 में एक डाउट बना हुआ रहता है, कितना भी अच्छा बंदा हो, कि कहीं बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गया, कहीं बीच में आपने माइनर लेना कोई मिस्टेक तो नहीं कर लिया, कहीं बीच में आपने साइन का मिस्टेक तो नहीं कर लिया। सो आई थिंक दिस मेथड इज गोना बी अ सुपीरियर मेथड as far as the accuracy and the time consumption is concerned. So I think you should use this one. और वैसे भी 4x4 मैट्रिक्स probably its least chance है कि कायदे से आपको प्रॉब्लम में कहीं भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको डिटरमिनेंट निकालने का एक फेयर आइडिया होना चाहिए। वैसे मैं आज कुछ अच्छे एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स लेने जा रहा हूं, तो आपको डिटरमिनेंट निकालना थोड़ा और भी आसान हो जाएगा। आप ये यूज करें या ये यूज करें, इट्स अप टू यू। अब मैं बात करता हूं कुछ प्रॉपर्टीज के। तो प्रॉपर्टीज जब लिस्ट डाउन करोगे तो उसमें कुछ चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो आपको क्लियर होगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता है तो आप यहां से कंक्लूड कर सकते हैं ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, या फिर अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि उसका डिटरमिनेंट ना हो, उसका डिटरमिनेंट होगा ही होगा। और ये बाई डायरेक्शन का मतलब यही है, मॉड ऑफ ए एग्जिस्ट, इसका मतलब ए है स्क्वायर मैट्रिक्स, और ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका मॉड ऑफ ए एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग। मोर ओवर इसका बाई प्रोडक्ट अगर निकालने की कोशिश करें तो मतलब ये है कि किसी भी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ये है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, अगर आपने उसका प्रोडक्ट किया है उसके बाद डिटरमिनेंट निकाला है, सो दैट विल बी एक्सक्लूसिवली इक्वल्स टू ऑफ मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। लेकिन इसमें थोड़ा सा पेच है। थोड़ा सा पेज क्या है, ध्यान देना भाई। अगर कल के दिन ए और बी का मल्टीप्लिकेशन तो कैसे भी पॉसिबल हो सकता था, तो थोड़ा आप बीच बीच में इसके थोड़े से क्या लिखते जाओगे, आउटकम्स भी लिखते जाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज करेगा। बाय द वे अगर 2 को मैं थोड़ा एड्रेस करने की कोशिश करूं, पॉइंट 2 को, जस्ट अ मिनट,
ये हो गया होगा। पॉइंट 2 को अगर थोड़ा एड्रेस करने की कोशिश करूं, मैं यहां करता हूं, ज्यादा अच्छा होगा। पॉइंट 2 को अगर मैं थोड़ा एड्रेस करने की कोशिश करूं तो बाय द वे अगर आपके पास मैट्रिक्स है एक ए, बाय द वे ये है कितने का 2x3 का, और एक मैट्रिक्स है बी, ये कितने का है 3x2 का, और अगर आप इसका मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या कर रहे हैं, इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो यार इनका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट पॉसिबल है। लेकिन भाई क्या बोल रहे हैं, इज वेरी सेम एज व्हाट, मॉड ऑफ मैट्रिक्स बी 3x2 एंड मॉड ऑफ मैट्रिक्स ए विच इज वॉट 2x3। इसका तो डिटरमिनेंट अब पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, ये तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी, लेकिन मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए इंडिविजुअलिटी में एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसको प्रूव होने के लिए सर्टेन रिक्वायरमेंट चाहिए। तो इस स्टेटमेंट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए या जस्टिफाई करने के लिए रिक्वायरमेंट ये चाहिए भाई कि ए और बी का इंडिविजुअल क्या हो, जस्ट मिनट, हियर सॉरी दिस वन, ये। तो इस स्टेटमेंट को अगर बाय द वे आपको जस्टिफाई करना है तो उसका एक बेसिक रिक्वायरमेंट यह है कि ए बी का डिटरमिनेंट पॉसिबल है, इसका मतलब ए बी हैज टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, और ऊपर से ए और बी का इंडिविजुअल क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी पॉसिबल होना चाहिए। दैट मींस ए एंड बी इन इंडिविजुअलिटी हैज टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान देना आप, तो यहां से कंक्लूड क्या करोगे, तो ये स्टेटमेंट तब के लिए ट्रू है व्हेन ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स विद द सेम ऑर्डर। तो इसका मतलब कायदे से ए और बी दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, उनका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। लाइक ए अगर 2x2 का है तो बी भी क्या होगा, 2x2 का होगा। अगर ए जो है 3x3 का है तो बी भी क्या होगा, 3x3 का होगा। बट हियर इट वोंट बी ट्रू, व्हाई, बिकॉज ए एंड बी इटसेल्फ इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मोरओवर एक चीज और भी बोल सकता हूं इसमें, अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है सर 3x3 का और बी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का। अब इनका पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं, तो डिटरमिनेंट कैसे निकाल। सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट द नेक्स्ट केस, व्हाट इट इज, अगर बाय द वे ए एक क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल एलिमेंट अगर उसके a1 a2 टिल an है तो उनका मॉडुलस जो होगा उनके डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होने जा रहा है। तो अगर आप प्रॉब्लम देखना चाहें तो ये हो सकता है, बाय द वे आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, आप उसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं सॉर्ट ऑफ दिस, तो आप डिटरमिनेंट मैनुअल तरीके से भी निकालेंगे या फिर अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज से भी निकालेंगे, व्हाट्स गोना बी द डिटरमिनेंट ऑफ इट, इट्स नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन देयर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स व्हिच आर 1 2 3 एंड पुट टुगेदर इट्स नथिंग बट 6। ठीक है, सिमिलरली वन मोर थिंग, अगर बाय द वे आपके पास एक मैट्रिक्स ए रखा हुआ है और अगर आप उसका क्या कर रहे हैं, स्क्वेयरिंग कर रहे हैं, क्यूबिक कर रहे हैं, तो आप या तो उस मैट्रिक्स का टू द पावर n ले लें, उसके बाद डिटरमिनेंट लें, या फिर उसका डिटरमिनेंट लेने के बाद उसका क्या कर रहे हैं, टू द पावर सेम वैल्यू ऑफ n लें, यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। मैं इसको कोई एग्जांपल से शो करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, इट्स बेसिक प्रॉपर्टी, और जहां n होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे कि आप बोलें प्रॉब्लम, तो ये हो सकता है, बाय द वे आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, कितने का है 1 2 1 1 2 एंड 2 1 का। आप क्या कर रहे हैं यहां, आप पहले इस मैट्रिक्स का स्क्वायर ले लें और मॉड निकाल लें, या फिर पहले इसका मॉड निकाल लें और उसका स्क्वायर निकाल लें, या फिर पहले इसका क्यूब ले लें उसके बाद मॉड निकालें, या फिर मॉड निकालने के बाद इसका क्यूब निकालें। इन ऑल ऑफ द सिनेरियोस दे आर गोना बी वेरी सेम, वेयर द मैट्रिक्स ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मोर ओवर द पावर इज गोना बी अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, अगर आपके पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वहां भी उसका जो डिटरमिनेंट होगा इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। जैसे बाय द वे एक प्रॉब्लम है, आपके पास एक बड़ा मैट्रिक्स इलेक्ट्रिकल में आया भी हुआ है, 4x4 का मैट्रिक्स है, लाइक 1 2 3 4 0 0 0 0 एंड देयर आफ्टर 0 0 0 0 देयर आफ्टर 0 0। ये अगर कोई डिटरमिनेंट निकालने बोले, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्या है आपका कोई सा भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर हो सकता है या लोअर ट्रायंगुलर हो सकता है। चलिए मैंने ले लिया 2 4 9 देयर आफ्टर 1 2 एंड देयर आफ्टर 3। अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहें तो है तो एक बल्कि सा मैट्रिक्स, लेकिन जब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आप अगर क्लासिकल मेथड से निकाल के भी देखना, इसका जो रिजल्ट होगा इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। किस टाइप का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? लोअर बेस्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, इसका जो रिजल्ट होने जा रहा है वो हमेशा किसके बराबर होने जा रहा है, इसके
प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लीकेशंस के बराबर होने जा रहा है। दैट इज ऑल्सो ट्रू। थोड़ा सा ये प्रॉपर्टीज मेरे हिसाब से आपको नोन होना चाहिए। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी मतलब ये है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दे विल ऑलवेज बी सेम। तो इसका मतलब आप रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में लिखना चाहें तो अगर इफ ऑल ऑफ द रोज ट्रांसफॉर्म्ड इन अ फॉर्म ऑफ ऑल ऑफ द व्हाट कॉलम्स, स्टिल देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन इट। ऑल जीरो प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि अगर प्रॉब्लम से मैं देखने की कोशिश करूं, अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है लाइक 1 2 3 4 9 8 0 0 0, अगर आपके मैट्रिक्स में कंप्लीट रो या कंप्लीट क्या कॉलम अगर 0 0 0 देखने को मिल गया 3x3 में, 4x4 में 0 0 0 0, तो आप ये मान के चलेंगे इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। रीजन मैंने आपको ये बोला था, आप ऐसा रो या कॉलम सर्च करें जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो इसके तो इस रो में हर एक एलिमेंट में क्या है 0 0 0 ही इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब ये होने जा रहा है 0 जिस भी लोकेशन में हो, प्लस या माइनस जो भी इसका मॉडुला हो 0, जिस भी लोकेशन पे हो प्लस और माइनस जो भी मॉडुला हो, सिमिलरली 0 जिस भी लोकेशन में हो जो भी मॉडुला होगा क्या लास्ट में 0 + 0 + 0 एट लास्ट 0। तो आज के बाद से ये ध्यान ले लेना कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है और बाय द वे उसके हर एक एलिमेंट 0 है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 ही होगा, 0 ही होगा। नेक्स्ट है प्रपोजनल और रिपीटेशन प्रॉपर्टी। बाय द वे आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 1 4 और बाय द वे मैंने लिया है 2 4 6, ठीक है। यहां ध्यान देना, आप अगर ध्यान देंगे थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो आपका मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 1 का रो 1 और रो 3 जो है वो एक दूसरे के प्रपोजनल है। कैसे? अगर आप रो 1 में अगर आप 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे सो एट लास्ट यू आर गेटिंग द रो 3। तो यहां अगर मैं देखूं proportionality means R3 is equals to और R3 is proportional to R1 with the proportionality constant of 2, तब भी इसका रिजल्ट जो होगा 0 होगा। तो आई कैन से कोई सा भी रो किसी एक दूसरे रो के कांस्टेंट मल्टीप्लायर के फॉर्म में हो, या कोई सा भी एक कॉलम किसी दूसरे कॉलम के कांस्टेंट मल्टीप्लायर के फॉर्म में हो, तो कहीं ना कहीं जो वैल्यू होगी वो क्या होने जा रही है डिटर्मिनेंट के 0 होगी, जहां की K1 और K2 कोई भी एक रियल नंबर हो सकते हैं, -1 -2 -0.5 +0.5 कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा हो क्यों रहा है थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आप जब डिटर्मिनेंट लगा रहे हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज आप फॉलो कर सकते हैं। लाइक कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर सकते हैं? R2 को आप रिप्लेस कर सकते हैं लाइक R2 - R1, R2 को रिप्लेस कर सकते हैं आप R2 - R3। इवन अगर आप इस प्रोसेस को डबल फॉलो करें, इसका मतलब R2 को आपने R1 से एक बार सब्सट्रैक्ट किया, दूसरी बार भी सब्सट्रैक्ट किया, तो आप इसमें और भी फॉलो कर सकते थे। R2 - of R1 को आपने 2 बार घटाया, -2 of R1, तीसरी बार घटाते तो R2 - 3 of R1। तो ओवरऑल हुआ क्या, अगर यहां ध्यान देना, अगर आपने R3 को R1 से 2 बार घटाया या फिर आपने R3 को लिखा है R3 टेंस टू R3 - 2 of R1, तब एक जो नया डिटर्मिनेंट आएगा वो डिटर्मिनेंट कितना होने जा रहा है भाई मेरे 1 2 3 2 1 4, और इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स इफ यू आर फॉलोइंग दिस ऑपरेशंस यू आर नॉट गोइंग टू चेंज योर डिटर्मिनेंट एट ऑल। चाहे वो क्या हो आपका कॉलम भी हो चलता है, लाइक C2 हो सकता था, C2 - of C1 एक बार 2 बार 3 बार, और आई कैन से K times where the K is gonna be a natural number, K is gonna be a natural number। तो यहां से भी देख के समझ में आ रहा है रिजल्ट क्या होगा 0 होगा। तो कई बार टफ प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, ध्यान देना टफ प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार उसके जो क्या होते हैं रोज या कॉलम्स एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से मैच करते होते हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे तो वहां से ये भी समझ में आएगा कि वैल्यूज क्या होगी, सेम होगी। अब देखना यहां मिस्टेक करता है बच्चा। R2 टेंस टू R2 - R1 यूज कर सकते हैं, R2 टेंस टू R1 - of R2 ये यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो जो वैल्यू यहां आई है वो वैल्यू यहां आएगी, और उसके बाद आप सब्सट्रैक्शन भले 2 बार कर लो या 3 बार कर लो, अगर आप ये कर लिए तो आपका रिजल्ट का डिटरमिनेंट जो है वो माइनस साइन के साथ फ्लक्चुएट हो चुका होगा। स्विचिंग प्रॉपर्टी का मतलब अगर आपने 2 रोज आपस में स्वैप कर लिए या फिर 2 कॉलम्स आपस में स्वैप कर ले, तो आपके डिटरमिनेंट में जो नेट चेंज आता है वो आता है -1 to the power k, जहां k जो है वो है नंबर ऑफ स्विचिंग। इसका मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि आपने इसका डिटरमिनेंट निकाला है 1 2 3 1 2 1 2 1 2, और अगर आपसे डिटरमिनेंट निकालने पूछ लिया गया बाय द वे 1 2 1 1 2 3 2 1 2,
तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो यार पहली बात तो ये दोनों मैट्रिक्स को अगर आप देखेंगे ना तो इस मैट्रिक्स में क्या हुआ है, स्वैप हुआ है या स्विचिंग हुआ है। किसके बीच में स्विचिंग हुआ है? R2 और R1 के बीच में स्विचिंग हुआ है। और अगर स्विचिंग हुई तो आपका जो नेट वर्थ ऑफ डिटर्मिनेंट होता है -1 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ स्विचिंग, जो केवल एक रो का स्विचिंग है, ऑफ द अर्लियर डिटर्मिनेंट जो कितना था -6 था। तो इसका रिजल्ट जो आने जा रहा है वो कितना आने जा रहा है? +6 आने जा रहा है। स्विचिंग रोज के बीच में भी हो सकती थी, कॉलम के बीच में भी हो सकती थी। एक दूसरा डिटर्मिनेंट आपके पास हो सकता था, अगर मैं इसको रब आउट करूं तो दूसरा डिटर्मिनेंट हो सकता था आपके पास, अगर आपको अब निकालनी है वैल्यू किसकी, लाइक 1 2 1 2 देन 1 2 3 देन 1 2 1। अगर आप इससे कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें 2 स्विचिंग हुई है। कौन सी? पहले R2 और R1 की, उसके बाद R1 और R3 की। तो यहां से रिजल्ट होगा -1 टू द पावर नंबर ऑफ स्विचिंग 2 मल्टीप्लाई होगा -6 से, रिजल्ट आएगा अभी भी कितना? -6। ठीक है। और सिमिलरली अगर क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन सिंगल रो और कॉलम, तो ये मैंने पहले भी देखा है कि अगर बाय द वे आपने किसी भी एक रो और कॉलम से अगर सिंगल स्केलर कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, लाइक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको अगर डिटर्मिनेंट निकालना है किसका, 2 4 6 1 2 1 2 1 2, इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है? केवल एक रो में एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर है 2, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या हो चुका होगा, उस कांस्टेंट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर जाएगा पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट से, वैल्यू होगी -2 -12। ठीक है। और लास्ट में है ऑपरेशन। थोड़ा सा ये ऑपरेशन पे मैं डिस्कशन करूंगा, बाकी मुझे समझ में आता है, बाकी चीज तो बच्चा कर लेगा, लेकिन कौन कौन से ऑपरेशन आप फॉलो कर सकते हो और कौन कौन से ऑपरेशन फॉलो नहीं कर सकते, इसको बिल्कुल क्लियर ध्यान देना, नहीं तो पंगे में आ जाओगे। तो अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते समय कौन कौन सा ऑपरेशन फॉलो कर सकते हो, ध्यान देना। R2 टेंड्स टू R2 - R1 ऑब्वियसली कर सकते हो। R2 - ट्वाइस ऑफ R1 बिल्कुल कर सकते हो। R2 टेंड्स टू R2 - थ्राइस ऑफ R1 बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। जहां के क्या है, एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। ठीक। सिमिलरली R2 टेंड्स टू, ये फॉलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? R2 टेंड्स टू व्हाट, R1, ये फॉलो कर सकते हो कि नहीं? भाई अगर ये फॉलो कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि R2 में से आपने R1 घटा रहे हो, वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, तो अगर बैकवर्ड जाओगे तो R1 जोड़ना पड़ेगा, वहां भी वैल्यूज चेंज नहीं होगी। सो डेफिनेटली वी कैन डू दैट। ओके, क्या है? फिर से एक नेचुरल नंबर है। अब ध्यान देना, R2 टेंड्स टू माइनस ऑफ R2 + R1 यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इससे आप देखेंगे तो आपके रिजल्ट में एक चेंज आएगा और आपका डिटर्मिनेंट क्या हो चुका होगा, आपके एक्चुअल डिटर्मिनेंट से माइनस साइन डेविएटेड हो जाएगा। नो, यू कांट यूज। अग्री कर रहे हैं? तो थोड़ा सा इसको समझदारी के साथ कैलकुलेशन करना। ऐसा नहीं कि सर ऑपरेशन यूज करना है तो बच्चे के दिमाग में रहता है सर कोई भी ऑपरेशन यूज करेंगे, कुछ भी यूज करेंगे और लास्ट में रिजल्ट आएगा नहीं। नेक्स्ट, अब बच्चा बोल रहा है सर अगर आप ये कर रहे हो तो ये होगा क्या ट्रू, या फिर मैं बोलूं R2 टेंड्स टू ट्वाइस ऑफ R2 - ऑफ R1, दूर दूर तक नहीं होगा, इसमें एक चेंज आएगा, आपका डिटर्मिनेंट जो नेट निकालोगे ना उसमें k का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आप केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही मान के चलो, आपका बेसिक प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने का। इस सब चीज में हाथ मत लगाना, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग ट्रैप्ड। ठीक है। और कल के दिन ऐसा नहीं कि R2 टेंड्स टू कोई करके आ गया R2 × R1, नो, ओनली व्हाट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज अलाउड एंड दैट टू इन दिस फैशन। चलिए, एनीवेज इतना करने के बाद कुछ न्यूमेरिकल से मैं और समझा पाऊंगा आपको, तो इतना वीडियो इज मोर देन इनफ फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।